एक बार फिर से बता रहा हूँ। दर्पण सूत्र कल देखा था अपन ने, स्टार्टिंग करी थी। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र के बारे में हम कल ड्राइव कर लिया था कि वो कैसे ड्राइव होता है। हम ये जानते हैं कि दर्पण सूत्र जो है वो किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु तक की दूरी में संबंध बताता है ना, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि दर्पण सूत्र जो है वो इस प्रकार से कुछ होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। 1/f, f क्या होता है, f होती है फोकस दूरी, b क्या होता है वस्तु प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या होता है वस्तु तक की दूरी। ये आपको जो है वो याद रखना है कि कुछ इस तरह से होता है। फिर इसके बाद हम जो है अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में देखेंगे। उसके लिए मैं आपको जो है वो वीडियो दिखाऊंगा, एक वो वीडियो देखिए और समझिए। उस वीडियो में हम जो है इस दर्पण सूत्र के बारे में एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं जो कि आपके पुराने स्टूडेंट ने करा है ना, पिछले साल के कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया था। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो 2 मिनट वेट करेंगे, है ना। मैं प्ले करता हूँ कि इसके लिए एक ऑप्टिकल बेंच का प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जो कि आपके पुराने स्टूडेंट ने करा है ना। हाँ, ये आपके सामने जो है आपके मतलब सीनियर बैच के बच्चे हैं, इनके सामने जो आपको रखा हुआ दिख रहा है ये ऑप्टिकल बेंच कहलाती है। ऑप्टिकल बेंच कहलाती है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिक बेंच। प्रकाशिक बेंच में जो है वो यहाँ पर जो है एक स्टैंड लगा हुआ रहता है जहाँ पर मिरर लगा हुआ रहता है। क्या आपको माउस दिखाई दे रहा है? अगर माउस दिखाई दे रहा है तो मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, नहीं तो बताइए। ये माउस दिख रहा है क्या आपको, जहाँ मैं मिरर दिखा रहा हूँ आपको? हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मिरर लगाने के लिए एक स्टैंड होता है, और इस वाली जो ये जो आपको 2 रॉड दिख रही हैं, इस रॉड पर जो है वो स्केल से जो है वो स्केलिंग होती है, मार्किंग होती है, कुछ नंबर लिखे हुए, जैसे स्केल पे नंबर होते हैं ना, वैसे इस पर भी नंबर लिखे होते हैं। बच्चों पे ध्यान मत देना, बच्चे तो मस्ती करते रहते हैं, है ना। बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे उस दौरान। तो ये ऑप्टिकल बेंच है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। ये स्टैंड जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दर्पण लगाते हैं। अभी जो दर्पण लगा हुआ है वो अवतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये स्टैंड पे लगा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। ये जो रॉड दिख रही है इस पे स्केलिंग होती है, नंबर लिखे रहते हैं कुछ, और ये वाला जो स्टैंड होता है उस पे एक एरो लगा रहता है, वो किस नंबर पर है वो दिखाता है। यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं, इसको ध्यान से देखोगे यदि आप, तो यहाँ पर एक हल्का सा एरो दिख रहा है, ये एरो यहाँ पर नंबरिंग को मैच कर रहा होता है, यहाँ स्केलिंग बता रहा होता है किस नंबर पे स्केल है। तो ये ऑप्टिकल बेंच का प्रैक्टिकल है ना। इसके बाद जो है उसी प्रैक्टिकल उसी वीडियो में एक और प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल है वो इसी को जो है उन्होंने परफॉर्म करके बताया है, मेरे ख्याल से विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो है आपके सीनियर जो है वो इसको अवतल दर्पण को जो है इस पर फोकस, इस पे फिट कर रही है, किस पर, स्टैंड पर, प्रकाशिक बेंच पे लगा रही हैं उसको, है ना। तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ऐसे लगाना है और उसको टाइट कर देना है। जैसे टाइट कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे आप, उसको हिला के देख लेंगे कि गिरे नहीं वो, और उसके बाद उसको जो है इस वाली प्रकाशिक बेंच पर, ये वाले स्टैंड पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो है ऑब्जर्व करेंगे कि मिरर में से हमको चीजें दिख कैसे रही हैं। उसको देखने के लिए हम जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है वो इस दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त कर रही है। तो किसका प्रतिबिंब प्राप्त कर रही है, पेंसिल का प्रतिबिंब प्राप्त कर रही है। ऐसा देखना पड़ता है इसमें, है ना। फिर उसके बाद एक और वीडियो देखो, यहाँ देखो, इस वाले वीडियो में देखोगे आप, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई कैसे देता है, उल्टा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। तो वो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले प्रतिबिंब, इस वाले जो वीडियो है इसमें देखो आपको इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर इसकी बाहें ऐसी दिख रही ना, उल्टी जो इसकी आस्तीन होती है ऐसी दिखाई दे रही, इसका चेहरा भी आपको देखो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, देखो अभी दिख रहा है ना, चेहरा जो है उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है ना वो ऐसा प्राप्त होता है हमें, उल्टा प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। जबकि हम जो अपने नॉर्मल मिरर में प्राप्त करते हैं वो उल्टा प्रतिबिंब नहीं होता है, वो सीधा ही प्रतिबिंब होता है ना। तो देखो
ये चीज जो है वो हमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के बारे में बता रही थी। इसके बाद लेंस वाले वीडियो है, तो लेंस जब अपन सीखेंगे तब देखेंगे, है ना। ये वाला वीडियो भी शायद लेंस का ही है, हाँ ये लेंस का ही, दर्पण वाले यही थे। तो मैं वापस आता हूँ आप पे, आपके लिए स्क्रीन पर कि हमको दर्पण सूत्र से क्या सीखने को मिला था। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। दर्पण सूत्र ये होता है, और दर्पण सूत्र हमें ज्ञात क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई वो ऑप्टिकल बेंच रखी हुई है ना, ऑप्टिकल बेंच पर कोई दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ये दर्पण मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने आपको अगर अवतल दर्पण दिया होगा तो इसकी नॉर्मली जो है वो फोकस दूरी भी दी रहती है। इसकी फोकस दूरी जो है वो आपसे बोल दिया कि भैया इसकी फोकस दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकस दूरी बोल दिया कि ये जो है वो एफ दिया हुआ है, और बोल दिया कि वस्तु जो है वो इससे कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु ए भी रखी हुई है, ए भी रखी हुई है कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपसे बोल दिया कि बताइए कि इस दर्पण में अपने अपने से माइक म्यूट कर लीजिए, मुझे आवाज आ रही है आप लोगों की, आपको म्यूट करना पड़ेंगे माइक, है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी, सब कुछ चीज गड़बड़ हो जाएगी। इस दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु को लिखते हैं हम u, 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, f बराबर से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपसे बोला बताओ कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, v की वैल्यू फाइंड करो कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण आपको मालूम है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। साइड मिरर समझते हो ना, जिसमें हम पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूरी पर आ रही है, उसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण बना लिया और बोल दिया कि उत्तल दर्पण से कोई वस्तु, या फिर मान लो हम समझ लेते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो कितनी दूरी पर है, थोड़ी सी दूरी पर है, मान लो मीटर, कुछ मीटर जो है दूरी पर है। ये कोई वस्तु है, वस्तु की दूरी जो है वो ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, यानी कि u बराबर से मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। और आपको बोल दिया कि ये दर्पण जो दिया हुआ है, उत्तल दर्पण जो दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी जो है वो केवल और केवल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया आप हमें ये बताओ कि इस वस्तु का ये जो प्रतिबिंब बनाएगा, कौन, दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कितनी दूरी पर बनाएगा, कैसे दिखाई देगा वो प्रतिबिंब, और कितनी दूरी पर बनाएगा, कितना बड़ा बनाएगा, छोटा बनाएगा, कैसे फाइंड करोगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तब हम जो है वो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमें ये दिया हुआ है ना। दर्पण सूत्र के फॉर्मूले में हमको f की जरूरत होती है, v की जरूरत होती है और u की जरूरत होती है। इन तीनों में से हमें कोई सी भी वैल्यू नहीं पता होगी तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, हमें अभी u दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है, ये u दिया हुआ है, f बराबर से दिया हुआ है, f बराबर से दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। तो हम आसानी से दर्पण सूत्र के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मतलब कैसे लगाएंगे हम दर्पण सूत्र, इस वाली कंडीशन में देखो हम लगाते हैं 1/f बराबर से दिया, हमको f की वैल्यू दी हुई है 10, तो हम क्या लिखेंगे, f की वैल्यू 1/10। 1/10 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 1/f है ना, 1/f में हम f की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/b। v की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी हुई है, तो हम 1/b को 1/b ही लिखेंगे। फिर उसके बाद u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, तो 1/ माइनस, u की वैल्यू कितनी दी हुई, 50। हाँ, माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस अभी मैं आएगा। समझा रहा हूँ, लक्ष्मी बता रहा हूँ, वो अभी वैल्यू रखना सीखो। तो यहाँ पर हम जो है वो u की वैल्यू कितनी रख देंगे, 50 रख देंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी ने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, तो हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू निकालेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या बोलती है, चिन्ह परिपाटी बोलती है कि यहाँ पर जो एक एक्सिस होता है, एक्सिस कौन सा होता है, वो एक्स और वाई एक्सिस होता है। अगर दर्पण की इस साइड की वैल्यू बात करूं तो वो कैसी होती है, प्लस में, इस साइड की वैल्यू नेगेटिव में, ऊपर की वैल्यू प्लस में, नीचे की वैल्यू नेगेटिव में। अब ध्यान से देखो, ये फोकस दूरी जो आ रही है वो इस साइड आ रही है, तो वो काय में होगी, प्लस में होगी। तो मतलब 10 के आगे तो प्लस लगेगा, मतलब यहाँ पर जो है वो प्लस लगेगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखो u किस साइड है, u इस साइड है ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू काय में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो हम u की वैल्यू काय में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पर हमको जो है वो u की वैल्यू किस में लेना पड़ेगी, नेगेटिव में लेना पड़ेगी। ये होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू रखना। दर्पण सूत्र हमें इसी से परिचित करवा देता है। तो हमें वैल्यू काय की चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो इसका 1/50 का क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/50
1/10 इस साइड आएगा तो 1/50 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/v। 1/v हम 1/v को इस साइड भी लिख सकते हैं, मैंने इस साइड लिख लिया क्योंकि अच्छा रहता है, जो चीज हमको ज्ञात करना है वो हमारे बाईं ओर लिखी जाती है, तो 1/v लिख दिया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 50 का एलसीएम, तो वो 50 ही आएगा, है ना। आपको ये एलसीएम लेना मैथ्स में सिखाया जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा वो समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को आ जाता होगा। 10 और 50 का एलसीएम जो लेंगे, लघुत्तम समापवर्त जो लेंगे वो आएगा 50, 10 का इसमें भाग देंगे तो 10 पंजे 50, 5 एक और 5 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 5 एकम 5। मेरे ख्याल से ये समझ में आता होगा सबको, है ना, ये करना सिखाया होगा। 50 एकम 50, 1 एकम 1, ऐसा करके इसको सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से आता होगा ये सॉल्व करना अपन को, है ना। दो बटे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसका ऊपर गुणनफल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना। जब हमने इसका गुणनफल करा तो आया 6/50, है ना। ये किसकी वैल्यू आई, 1/v की। हमको v की वैल्यू चाहिए ना, तो हम उसको उलट पलट कर देंगे, मतलब v ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 नीचे आ जाएगा। 1 को लिखूं नहीं लिखूं बात बराबर ही है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखता हूँ, मैं केवल v लिखता हूँ। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस नहीं आएगा, 5/6 माइनस कर दिया ना लक्ष्मी, अब नहीं आएगा कुछ, मतलब माइनस पलट देंगे प्लस तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जब ऊपर नीचे पलटते हैं ना तो माइनस बिल्कुल नहीं आता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब ये वैल्यू कितनी आई, 50/7। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए अपने अपने। आपकी साउंड आती है तो फिर इधर दिक्कत होती है, माइक अपने अपने बंद बंद रखिएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50/6। 6 का अपन जो है वो भाग देंगे तो आएगा 6 8 48, बचा 2, दशमलव लगाया, 6 तिया 18, 8.3 सेंटीमीटर। 8.3 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है ना, मतलब प्रतिबिंब किस साइड बनेगा, इस साइड कहीं बन रहा होगा। 8.3 आ रहा है ना, 8.3 तो इस साइड कहीं प्लस में 8.3 यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, इस साइड बनता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, दर्पण सूत्र की आवश्यकता पे फोकस डालने वाला, वो आपको जो है वो दर्पण सूत्र क्यों जरूरी है उसकी चीज समझ में जाएगी कि दर्पण सूत्र क्यों जरूरी है ना। हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए मुझे। अवतल दर्पण के उपयोग देखे थे ना अपन ने, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल में सैलून में और सेविंग की शोरबत्ती सेविंग मिरर में और सौरभट्टी में, सौरभट्टी में एसएसडी एसएसडी, बहुत अच्छे। एटीएम, सेविंग मिरर नहीं, एटीएम में उत्तल लक्ष्मी, हाँ उत्तल दर्पण को एसएसडी, होता है। के लिए एसएसडी याद करवाया था इसका, शेविंग मिरर और क्या था, सौरभट्टी सौरभट्टी, सौरभट्टी, और डी से क्या था, डेंटिस्ट डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, बहुत बढ़िया, दंत, हाँ दंत बहुत बढ़िया। चिकित्सा। हम सौरभट्टी का उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई सौरभट्टी है ना। सौरभट्टी मतलब सौरभट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण, तो उसमें अवतल दर्पण दिया हुआ है, उसने बोल दिया हमसे इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है सौरभट्टी की। अब बोल दिया है कि कोई जो डिब्बा है सौरभट्टी में, अवतल दर्पण में कोई खाने का डब्बा रखा हुआ है, वो डब्बा जो है वो मान लीजिए इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ध्रुव से लेकर यहाँ तक जो है वो कोई खाने का डब्बा रखा हुआ है, वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो वस्तु तक की दूरी कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो बोले बताइए दर्पण जो है, इस डब्बे का दर्पण जो है, इस डब्बे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाएगा, कहाँ बनाएगा, बताइए कितनी दूरी पर बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसा दिखेगा प्रतिबिंब, सीधा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, वास्तविक दिखेगा, आभासी दिखेगा, वो सब चीजें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका फिर से दर्पण सूत्र में इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u है। अच्छा एक और बात फिर से यहाँ पर देखिए, ये दर्पण में अगर हम चिन्ह परिपाटी लगाएं, चिन्ह परिपाटी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चिन्ह परिपाटी यदि हम लगाएं तो देखोगे आप दोनों ही वैल्यू, चाहे ये वाली वैल्यू हो चाहे ये वाली वैल्यू हो, दोनों ही किस साइड आ रही है, लाइन की इस साइड आ रही है, दोनों ही वैल्यू काय की होंगी, माइनस की होंगी, -5 होगा और -25 होगा, है ना। इसका ये वाली चीज आपको याद रखना है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब जब अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 5,
लेकिन इस साइड है, मतलब दर्पण के इस साइड है, इसलिए कितनी आएगी, -5 -5 इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, नहीं दी हुई है हमको कितनी आ रही है ना। 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -25, -25। अब देखना हमें v की वैल्यू चाहिए, -25 को इधर ले जाएंगे, तो ये तो -1/5 है ही, आप बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, सबका मतलब यही रहेगा कि -1/5 है। ये -1/25 जो इस साइड आएगा तो +1/25 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम +1/25 इक्वल्स टू 1/v। 1/v फिर इससे इस साइड लिखा गया, मैं चाहूँ तो इसको इस साइड लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 1/v ज्ञात करना है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी चीज ज्ञात करना होती है, गणित का रूल है, उसको बाईं ओर लिखा जाता है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म वो रूल है। 25 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 25 ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का भाग जा रहा है। 5 का भाग देंगे, 5 25, 5 आया, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, माइनस का आएगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, बिल्कुल। 25 का भाग देंगे 25 में, तो 25 एकम 25, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 है, तो ऊपर आएगा 1, -5 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 + 1, 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25, है ना। हमको 1/v निकल गया हमारे पास, हमसे 1/v पूछा था कि v पूछा था, v पूछा था, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब v को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो v/1 हो जाएगा, v/1 इक्वल हो जाएगा 25/4, माइनस का माइनस वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आप आगे लगे रहने, सॉल्व करेंगे इसको, तो v बराबर से बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस का वैसे के वैसे ही लगाया, तो 4 छंग 24 बचा 1 दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 6.25 काय का आ रहा है, माइनस का, मतलब प्रतिबिंब किस साइड बन रहा होगा, प्रतिबिंब जो है वो इस साइड ही बन रहा होगा, माइनस इसी साइड आता है ना, तो प्रतिबिंब भी इस साइड ही बन रहा होगा, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा होगा, कितना 6.25 दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी है, इससे थोड़ा सा आगे कहीं बन रहा होगा, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, है ना, कितनी दूरी पर, 6.25, v की वैल्यू हम बता सकते हैं। मतलब देख रहे हो आप, दर्पण सूत्र का यूज करके आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अजीब सा थोड़ा सा वैसा नहीं है कि यार दर्पण सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी दर्पण के लिए अगर हमें फोकस दूरी पता हो और वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ वो पता हो, तो हम उसमें बता सकते हैं कि प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर हमारे सामने बोल दिया कि किसी ने v दिया हो सकता है आपको सवाल में जो है वो v दे दिया हो कि भैया प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है और दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, तो आप बताओ कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई होगी। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हम इसका यूज करके जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें फिनोमिना जो दर्पण से जुड़े हुए रह सकते हैं गणितीय रूप में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक है दर्पण सूत्र के कुछ न्यूमेरिकल, हम बुक के करने से पहले वो आखिरी टॉपिक एक बार और पढ़ेंगे। वो आखिरी टॉपिक है आवर्धन, उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं उसको आप ध्यान रखिए, आवर्धन किसे कहते हैं। तो अपन आवर्धन की जो डेफिनेशन होती है वो सिंपल सी डेफिनेशन है। वो क्या डेफिनेशन है, वो है किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो ये आवर्धन हो गया, है ना। इसको अगर गणितीय रूप में अपन हम अगर फॉर्मूले के रूप में बोले तो फॉर्मूले के रूप में क्या होता है, आवर्धन बराबर से, यहाँ लिखूंगा मैं, आवर्धन बराबर से, आवर्धन बराबर से क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर से हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये फॉर्मूला होता है आवर्धन का। मैंने ऊपर दूरी लिख दिया है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको जो है वो दूरी भी बोल सकते हो, लंबाई भी बोल सकते हो, दोनों एक जैसी हो जाएंगी। इसको बटे लगाना पड़ेगा आपको, है ना। बटे समझते हो ना, ऊंचाई बोल सकते हैं,
बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बिल्कुल आप बोल सकते हो। मैं प्रतिबिंब की दूरी भी बोल सकता हूँ और लंबाई और ऊंचाई भी बोल सकता हूँ। दूरी की जगह मैं आपको बोलूंगा कि आप दूरी की जगह जो है वो लंबाई या ऊंचाई शब्द का यूज करें, वो ज्यादा परफेक्ट होगा, है ना। दूरी सही नहीं होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को इंग्लिश में लिखते हैं एम। और यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई जो नापी जाती है उसको एच डैश माना जाता है, एच डैश डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई को माना जाता है एच। वस्तु की लंबाई को मानते हैं एच, प्रतिबिंब की लंबाई को मानते हैं एच डैश, और उसको जो दोनों का अनुपात होता है उसको आवर्धन बोलते हैं। अच्छा, एक और बात है, यदि आवर्धन यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ मैं आपको। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेड अक्षर में लिख रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए। यदि आवर्धन ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि आवर्धन धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका यूज करते हैं हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए। वो क्या लाइन है? बोलता है यदि आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होता है। अब यदि आवर्धक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव आता है, अगर इसका मान जो है वो नेगेटिव आता है, आवर्धन का मान एम का मान, है ना। यदि आवर्धन का मान जो है वो किसका मान? एम का मान, या आवर्धन का मान किसका आता है? ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है। तो हम बोलते हैं क्या जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक समझते हैं ना, दर्पण के सामने बन रहा होगा। और यदि आवर्धन या एम का मान धनात्मक आता है तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? आभासी बन रहा होगा। आभासी मतलब मिरर के पीछे बन रहा होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आवर्धन से हमको क्या पता चल जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। इसी के साथ साथ जो है वो आवर्धन हमें ये भी बता देता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ किसी दर्पण से। अभी अपन ने उत्तल दर्पण वाला केस लिया था ना। मान लीजिए कि जो वस्तु की लंबाई यानी कि कार की जो लंबाई थी, वो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं मैं, वो 2 मीटर थी। मान लीजिए 2 मीटर ऊंचाई थी किसकी? वस्तु की लंबाई। मतलब कि एच दिया हुआ हमें कितना? 2 मीटर। और जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बन रहा है 4 मीटर का। कितना? 4 मीटर का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब 4 मीटर ऊंचाई का दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब। तो हम क्या बोलेंगे? इसका आवर्धन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर से एच डैश अपॉन एच, एच डैश की वैल्यू कितनी है? 4 बटे एच की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मतलब आवर्धन कितना आ गया? 2। मतलब इसका मतलब क्या है? आवर्धन ये 2 जब आया ना, एक तो प्लस में आया, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आगे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना। 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से 2 गुना बन रहा है। देखो, आप ध्यान से देखो, 2 मीटर था उसकी वैल्यू और 4 मीटर उसका प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर जो 2 बन रहा है ना, वो ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से 2 गुना बना हुआ है। प्लस साइन क्या दिखाएगा? वास्तविक है आभासी। प्लस या माइनस क्या दिखाएगा? वास्तविक है आभासी। और जो अंक लिखा रहेगा ना, वो ये बताएगा कि कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब है। और जब इस आवर्धन की वैल्यू 1 होती है, मान लो यहाँ पर जो है वो 2 ही होता, तो आप देखोगे जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। 2 मीटर की वस्तु होगी, 2 मीटर का प्रतिबिंब होगा, इसलिए आवर्धन का मान 1 आ रहा है, मतलब सेम हो जाएगा। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से अभी सबको समझ में आया होगा, है ना, कि हम आवर्धन HI और HO का है। HI और HO क्या है? हाँ, इसी को जो है वो बुक में हो सकता है आपको HI या HO लिखा हुआ हो, है ना। HI मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, I लिखा हुआ है ना। I मतलब होता है इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो HI लिख रहे हैं।
और HO लिखा हुआ है, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु की ऊंचाई, तो उसको HI या HO भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल आपके ऊपर है। आप चाहो तो H डैश यूज करो और H यूज करो, या HI या HO यूज करो, बिल्कुल आपके ऊपर है। मैं जो यूज करने वाला हूँ, मैं पूरी बुक में या पूरे सवालों के दौरान H डैश और H ही यूज करूंगा, इसलिए मैंने ये बताया हुआ है। आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। आप प्रतिबिंब की लंबाई को अगर H डैश यूज करते हो तो कोई परेशानी नहीं है, HI और HO यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं जाएगी, आपके कोई नंबर माइनस नहीं होंगे। वो केवल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग हो सकता है। मैंने उसको H डैश लिया, आपने HI लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। हाँ, एक बार जो यूज करो हमेशा ही वो यूज करो, उसको पलट बार बार चेंज मत करो, चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आप H डैश अपन H डैश यूज कर लो या फिर HI और HO यूज कर लो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, लेकिन एक बार एक ही यूज करो। आवर्धन किसे कहते हैं? किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, यहाँ दूरी की जगह आप यूज करो लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बुक पर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी बुक तो अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन, मतलब मेरे पास हार्ड कॉपी तो है, लेकिन चलो नेट का यूज करके हम जो है एक आध क्वेश्चन निकालते हैं और जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ आज के इंटरनेट पर बुक कैसे सर्च करते हैं, है ना। मतलब कि तो हम क्या करते हैं, गूगल पे लिखेंगे, यदि हम कोई भी चीज हमको चाहिए होगी, जैसे अभी हमको चाहिए CBSE क्लास 10th साइंस चैप्टर अपना कौन सा? 10, चैप्टर 10 पीडीएफ सर्च करा करो तो कोई भी चैप्टर मिल जाएगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, ये पहली साइट आ रही है ncrt.nic.in, है ना। तो ये जो है वो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो सामने मेरे सामने क्या आ जाएगी, आपके मेरे ख्याल से सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। ये डाउनलोडिंग इसकी चालू हो गई, तो ये जो है तुरंत मुझे चैप्टर 10 के जो है कुछ शायद नेट का इशू आ रहा है, चालू नहीं हो पा रही डाउनलोडिंग। खैर दूसरी साइड देखते हैं हम। दूसरी साइड देखेंगे तो ये भी हमको जो है वो बता देगी कि इसकी जो है वो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है। ये हम जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अरे रे, अब ये कुछ नाटक होते हैं कुछ वेबसाइट के, कुछ वेबसाइट डायरेक्ट डाउनलोड करने देती हैं, कुछ नहीं करने देती हैं। तो बायजूस हो गई और वेदांतु हो गई और ये सब बड़ी बड़ी जो साइट है डायरेक्ट नहीं करने देती। टॉपर भी एक बड़ी साइट है, तो ये जो है वो कुछ साइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये लेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी लेंस वाला क्वेश्चन है। दर्पण वाला एक क्वेश्चन तो मिला। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से काट के स्निपिंग टूल, मैंने ये क्वेश्चन मिल गया मेरे को, मैंने इसको कॉपी करा और अपने पेंट स्क्रीन पर ले गया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अपने पास अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, है ना, कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, अच्छा वस्तु जो होती है ना उसको हमारी बुक ने बिंब बोला है। तो बिंब से घबराना मत, ये बिंब का मतलब क्या है? वस्तु। बिंब मतलब क्या? वस्तु। तो इसको याद रखिएगा, पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना सभी में वस्तु को जो है इन्होंने क्या बोला है? बिंब बोला है। तो उसको घबराना मत बिल्कुल भी, वो वस्तु का मतलब है, उसका मतलब ये है वस्तु। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए डिटेलिंग खोजते हैं, हमको दिया क्या क्या है। तो आप ध्यान से देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के लिए, तो सबसे पहले आपको डिटेल में जो ढूंढने के लिए बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन किस बारे में है। तो आप ध्यान से देखोगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिए। दर्पण के बारे में चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले जो मालूम क्या लिखूंगा मैं,
हल लिखने के बाद लिखूंगा, हल लिखने के बाद जाहिर सी बात है हल तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं किसी उत्तल दर्पण के लिए, है ना, किसी उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। सबसे पहले मुझे डिटेल पता करना है कि मुझे उत्तल दर्पण बोला है, उत्तल लेंस पूछा है, उत्तल दर्पण बोला है, क्या उत्तल लेंस पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं डिटेल में से यही फाइंड करूंगा कि मुझे किसके लिए चीजें दी हुई हैं, किसी उत्तल दर्पण के लिए। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा उत्तल दर्पण के लिए। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, क्या दिया हुआ है, मैं फोकस दूरी दी हुई है, तो मैं लिखूंगा, ये तो लिख लिया मैंने किसी उत्तल दर्पण के लिए, इधर लिखूंगा फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अभी प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं, प्लस माइनस इसके बाद अगली स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले ढूंढो कि दर्पण कौन सा दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द की शुरुआत होती है ना हल के बाद, वो लिखते हैं दिया है। यार बहुत गंदा लिखा रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, है ना, ताकि एक क्वेश्चन तो कम से कम अपन तरीके से सॉल्व करें, उसके बाद देखेंगे नहीं बनेगा तो, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल, हल के बाद क्या लिखूंगा, दिया है। ये तो अपन नॉर्मल सी टर्म है ना, अपन यूज करते ही हैं। दिया क्या है, किसी उत्तल दर्पण के लिए, किसी उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है फोकस दूरी, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, तो हमने एफ लिख लिया और बराबर से कितनी दूरी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर लिख लिया। प्लस माइनस में बाद में लगाऊंगा, अभी ना, अभी नहीं लगा रहा हूँ। प्लस माइनस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा तब। सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं, फोकस दूरी दी हुई है। दूसरे बाद दिया हुआ है बिंब की दूरी, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है ना, तो लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू, स्मॉल यू। स्मॉल यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, दिया जो है। फिर उसके बाद इसी में लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या किससे लिखते हैं, v। प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, और वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, वो हमें पता नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं, और इसको कोशिश करते हैं कि एक लाइन में आए सभी चीजें, है ना। यू वी एफ ये दिया हुआ है हमें, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहली स्टेप तो ये हो गई, सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरी स्टेप में जो आपने लिखा हुआ है ना, उसके आगे प्लस माइनस लगाना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण कैसे दिखाई देता है, उत्तल दर्पण को यूं दिखाई देता है, अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो उत्तल दर्पण ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र जो होता है वो इस साइड होता है। क्यों इस साइड होता है, क्योंकि गोला किस साइड बन रहा होगा, इस साइड बन रहा होगा। जब गोला इस साइड बन रहा होगा तो जो दूरी होगी, फोकस दूरी जो होगी, वो भी इस साइड ही कहीं बन रही होगी। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, गोला इस साइड बन रहा होगा ना, गोला इस साइड बन रहा होगा, थोड़ा सा समझना है ना। वक्रता केंद्र इस साइड आएगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है वो फोकस बिंदु होता है, वो यहाँ कहीं आ रहा होगा, है ना। और जो मुख्य अक्ष होता है वो इस साइड होता है। और जो वस्तु हमेशा रखी जाती है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, दर्पण के सामने रखी जाती है, पीछे नहीं रख सकते हम वस्तु को, है ना। तो फोकस दूरी तो इस साइड होगी, लेकिन वस्तु हमेशा, हमने देखा है, दो स्थितियां देखी है इससे बनने वाली, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है उत्तल दर्पण के लिए, हमेशा, क्योंकि पीछे रखने से कोई मतलब ही नहीं आएगा। देखो फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी इस साइड है ना, तो हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के लिए क्या कराएंगे, एक ऐसा गोला बनाएंगे, ऐसा वो बनाएंगे। इस साइड की दूरियां काय में रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। इस साइड की दूरियां कैसे रहती है, माइनस में, ऊपर काय में प्लस में, और नीचे माइनस में, ऐसा रहता है। तो फोकस तक की दूरी दी हुई है, वो काय में आएगी, यहाँ पर माइनस में आएगी, मतलब कि -15 आएगी। इस साइड आ रही ना, सॉरी प्लस में आएगी, सही बोल रही है, इस साइड आ रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस साइड आ रही ना फोकस दूरी, तो वो काय में आएगा, प्लस में आएगी। और वस्तु तक की दूरी, वस्तु इस साइड आ रही है, इसलिए काय में आएगा वस्तु -10। ये अब हमारी पहली कंप्लीट हुई, बिल्कुल बिल्कुल -10 आएगा। और ये तब जाके हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई है। अब हमारा दिया हुआ लिखाना जो है वो संपूर्ण हो गया, लिखना का पूरा तरीका। अब क्या करना है, अब हम जो लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अपन ने मैथ जैसे सॉल्व करते ना, मतलब टिपिकली वैसे ही, प्रश्नानुसार, नानुसार, प्रश्नानुसार, समझ जाना आप, है ना। प्रश्न
प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ऐसे लिखते हैं, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार में, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या बोलता है भैया, दर्पण सूत्र बोलता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये बोलता है हमारा दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र ये बोलता है तो अब क्या करना है हमको, इसमें हमको वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। वैल्यू हमको देखो यहाँ पर दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी दूरियां इसमें पुट कर देंगे। बेटा म्यूट करो अपनी आवाज। हम क्या करेंगे, जो दूरी हमको दी हुई है वो इसमें पुट कर लेंगे। 1/f, f की वैल्यू कितनी दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है प्लस का 15, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखते हैं। आवाज नहीं आ रही, चली हेलो गई आवाज। हेलो हेलो हमें भी नहीं आ रही। हेलो, किसी को भी नहीं आ रही बोलो। भैया का नेट चलो चल रहा। हेलो, हाँ, आने अब लगा। आ रही है भैया। हाँ आ रही है। ठीक। हमने क्या करा, f की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू +15 है तो हम +15 नहीं लिखेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है कि माइनस लिखना होता है। 1/v लिखेंगे, v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पता नहीं है तो v का v लिखे रहने दिया। u की वैल्यू कितनी है, 1/u की वैल्यू है -10, है ना, -10 ऐसा लिख दिया। जब भी हम प्लस के सामने कोई माइनस चीज लिखते हैं ना तो ब्रैकेट लगाते हैं बाकायदा। अब क्या करेंगे हम, इस 1/-10 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/, ये हो जाएगा 15, ये -10 इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/v रहेगा। फिर से वही बात, v की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो इसको लेफ्ट में लिख लेंगे 1/v। अब ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, खैर आप इसको इधर ही लेके सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, मैं इस बार इधर ही लेके सॉल्व बाद करता हूँ में कर आखिरी, सकते बिल्कुल हैं। आखिरी में, बिल्कुल बाद में कर सकते हो। 10 और बाद में 15 कर का एलसीएम कितना आएगा ये बताओ, 10 और 30 15 का 30 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 30 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 30 आएगा, है ना। 15 का भाग देंगे 30 में तो 15 दूनी 30, 2 गुणित 1 यानी कि 2, 2 बिल्कुल सही। ऊपर कितना आ गया, +3 2 आ गया, प्लस 10 या 30, 3 एकम 3, 3 बिल्कुल 3 और 2। आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यदि तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/30, हाँ 5/30 30 इक्वल्स टू 1/v। 1/v। अच्छा ये काय की वैल्यू आई है, 1/v। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/v, 1 हो जाएगा। 1/v बराबर से 5/30, ऐसा कोई लिखने में दिक्कत है भाई इसको मैंने इस साइड लिख लिया, इसको इस साइड लिख लिया, कोई दिक्कत इसको काट दिया, 5 एकम 5, हाँ कोई दिक्कत 5 नहीं है। छक्का 30, 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6। अब ये काय की वैल्यू आई है, 1/v की आई है, 1/v की आई है, हमें काय की चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, v को ऊपर लिख देंगे, तो v बराबर से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर हो 6 जाएगा, हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा होगा, यही हमसे पूछा था। अभी आवर्धन भी निकालना है ना, आवर्धन बोला है क्या, हाँ प्रकृति ज्ञात करने को बोला है, तो बिल्कुल आपको भैया प्रकृति बोला है निकालना ना। पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आवर्धन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आवर्धन के लिए फॉर्मूला जो होता है अभी आपने देखा था ना, m बराबर से h डैश अपॉन h, हाँ अगर इसी के आगे एक और फॉर्मूला होता है जो लिखा नहीं जाता है, वो होता है -v/u, याद रखेंगे, -v/u, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला है, बिल्कुल ये भी फॉर्मूला है, ये भी लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा था प्रतिबिंब की लंबाई लिख रहा था ना मैं बार बार, तो वो आवर्धन में ये भी फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। m बराबर से एक फॉर्मूला होता है h, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप समझो, m बराबर से होता है h डैश अपॉन h, मुझे ये आवर्धन में बताना चाहिए था, मैं शायद भूल गया, इसके कारण नहीं बता पाया। और एक और फॉर्मूला होता है m का, वो होता है -v/u, यहाँ पर हमें जो है वो h और h डैश तो दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया ना h और h डैश, तो हम जो है दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले का, m बराबर से -v/u का यूज कैसे करेंगे, आप फॉर्मूले में पुट करते हैं हम वैल्यू, फॉर्मूले में पुट करते हैं तो m इक्वल्स टू
माइनस लगाया, v की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो इसको माइनस नहीं 6 आई -6 हाँ, हाँ उससे मैम -6 लिखेंगे 6 ना। आई थी। माइनस फॉर्मूले का रखा हुआ है हमने, हाँ तो हाँ माइनस v की वैल्यू 6 आई, u की वैल्यू कितनी है 10 है, -10 माइनस 10 बिल्कुल सही। माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट रहा है ये, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 3 तिया बटे 6 और 5 2 पंचे 10, कितना जाएगा 0.6 आएगा। 3 बटे 5, 3 तो बटे 5 भी करेंगे मैं तो देख रही क्या 0.6। पागल सॉल्व कर लिया मैंने। बिल्कुल बहुत सही, बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया दिक्कत नहीं नहीं कर रही यार। है। m की वैल्यू, हाँ तो तेरे को दिक्कत हो रही क्या, तू ही कर सकती है बस, है ना। भाई खुद बताती है तो नहीं नहीं। मुझे हाँ, नहीं, बस 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 अरे बस नहीं ये मुझे नहीं हो रहा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। चलो ये हमने आवर्धन निकाल लिया, तो आया 0.6। देखो आवर्धन काय में आया, प्लस में कि माइनस में, आवर्धन काय में आया, प्लस में आया है ना। प्लस में। हमने आवर्धन में एक बात हाँ सीखी थी, जब आवर्धन प्लस में आता है, आवर्धन प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है ना। तो हमसे जो है इन्होंने यही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखोगे अभी आप तो बोले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना, प्रकृति, प्रकृति ज्ञात करना, प्रकृति कैसी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि आवर्धन आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, है ना। एक बार हम फिर से अपना आंसर देख लेते हैं, नेट पर जो हमने अभी देखा था कि क्वेश्चन देखा था जो, उसका जो है हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखो आप यहाँ पर इन्होंने वही लिखा, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण सूत्र लगाया और आखिरी में देखो v की वैल्यू आ रही 6 सेंटीमीटर, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर मिलेगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, है ना। तो आभासी पूछा था उन्होंने, सीधा होगा आप आपको वो 6 स्थितियां और 2 स्थितियां पता होना चाहिए, तब आप बता पाओगे कि आभासी होगा कि सीधा होगा, है ना। तो आपको वो बात याद रखना है। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल बना होगा सभी से, है ना। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। अब अपन एक अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके क्वेश्चन के जो आपको घर से करना होंगे। एक अवतल जूम की क्लास बंद नहीं हुई ना। हाँ आज बंद नहीं हुई, पता नहीं क्या हो रहा है, 2 क्लासेस से बंद नहीं हो रही है, वो सुधर गया जूम शायद। हाँ अच्छा है, कल भी नहीं हुआ था बंद। हाँ कल भी कल नहीं तो हुआ क्लास कल ही नहीं नहीं लगी परसों। थी। हाँ भैया कल या परसों तक भी था। हाँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेट के थ्रू देखते हैं, मैं अगली क्लास से बुक डाउनलोड कर लूंगा, फिर उसके बाद अपन बुक से देख लिया करेंगे। ये मेरे पास है, बुक है, हाँ चलो अच्छी बात है, बुक है तो। ये आ गया अवतल दर्पण का क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करते हैं अपन। इसके लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, 7 हमने कॉपी कर लिया, हम बुक में नहीं देखना आंसर कोई भी, सामने बोर्ड पर देखो बस। हाँ। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या डिटेल दी हुई है, मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले हमको डिटेल निकालना है कि कौन सा दर्पण है ना। तो हम यहाँ पर दर्पण के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, दिया है, क्या दिया हुआ है, किसी कौन सा अवतल दर्पण के लिए, यहाँ लिखेंगे किसी, अरे रे रेड से क्यों आ रहा, ब्लैक किसी अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम ये लिखते हैं किसी अवतल दर्पण के लिए, किसी अवतल दर्पण के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, वस्तु की लंबाई दी हुई है, इस बार हमें वस्तु की लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई, वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं h से दर्शाते हैं वस्तु की लंबाई को, वो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है, 7 सेंटीमीटर ये वस्तु की लंबाई दी हुई है। फिर उसके बाद 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, दर्पण का फोकस दूरी दी हुई है, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, f से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे f। इसकी अटक गई, स्मॉल है, नेट स्लो होगा शायद, इसके कारण से अटकी होगी, बाकी सबके साथ भी हो रहा है क्या। हाँ फोकस अब आ गई। फोकस दूरी f बराबर से 27 आड़ी सेंटीमीटर, हो गई स्किन।
फोकस वो शायद आपके मोबाइल की सेटिंग की वजह से हो रहा है लक्ष्मी, आप मोबाइल की सेटिंग से। वो जो फोकस दूरी है वो 27 सेंटीमीटर दूरी हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है किसी दूसरी एक और दी हुई है, अवतल दर्पण के सामने 27 अरे सेंटीमीटर दूरी पर यार, रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम दिखेंगे वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर से दी आ हुई ही है। नहीं रही। वस्तु की दूरी 27, थोड़ा सा वेट कर ले, आ जाएगी। आ गई आ गई। हाँ तो देखो ध्यान से, फिर से देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया भैया हुआ है। हाँ फोकस दूरी तो 18 दी है ना? फोकस दूरी हाँ 18, हमने 27 लिख दी क्या? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 18 कर दे रहा है। अब हो गई 18। हाँ। हाँ वापस आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें दिया कौन सा दर्पण है। तो आप ध्यान से देखोगे तो अवतल दर्पण लिखेंगे किसी अवतल दर्पण के लिए। तो उसके बाद क्या दिया हो, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, वस्तु की लंबाई दी हुई है हमें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी लिख लेंगे कितनी सेंटीमीटर हो गई, 18 सेंटीमीटर हो गई। फिर उसके बाद फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। किसको रखा गया है, वस्तु को रखा गया है, बिंब को रखा गया है ना। तो हम लिखेंगे वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 27 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करने को क्या बोला है, हमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, और क्या क्या ज्ञात करना है। उसके बाद बोला है प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम क्या बोलते लंबाई हैं, एच डैश बोलते हैं, एच डैश। है ना, एच डैश बोलते हैं, वो भी ज्ञात करना है। कौन गिलास पटक रहा है भैया। प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें ज्ञात करना है और प्रकृति भी बताना है। तो प्रकृति तो हम बता देंगे। सबसे पहला काम हमारा ये पूरा हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं। प्लस माइनस के लिए हम क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे कि दर्पण कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखाई देता है। अवतल दर्पण के लिए हमने ऐसा बना लिया और इसको जो है वो पॉलिश कर लिया। फिर इसके बाद इसका क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाया हमने, ये बना लिया हमने, क्या मुख्य अक्ष बना लिया। फिर उसके बाद क्या, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, वस्तु की लंबाई 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मान लो यहाँ तक है, यहाँ तक के ये जो है वो एफ दिया हुआ है। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर। तो देखना हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र किस साइड होगा, वक्रता केंद्र इससे दुगना होता है ना, वक्रता केंद्र मतलब सी। वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 18 का दुगनी हो जाएगी, हमको मालूम है इसका दुगना होता है, तो 36 हो जाएगी। वक्रता केंद्र 36 होता है। अच्छा वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 27 सेंटीमीटर। ये 18 है, ये 36 है, 27 कम रखी होगी। हुई होगी, वस्तु यहाँ कहीं रखी हुई होगी। आपको हाँ। याद आ रहा है, वस्तु जब दर्पण वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में कहीं रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनता है वक्रता केंद्र से दूर। चौथी स्थिति है, तीसरी या चौथी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, हमको वो याद आना चाहिए तुरंत उसके बारे में। तो आप देखो ये दर्पण कौन सी बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। हम यदि चिन्ह परिपाटी बनाएंगे, यदि सारी वैल्यू इस साइड आ रही है, इसलिए सारी वैल्यू काय में होंगी, माइनस में होंगी। अच्छा वस्तु की लंबाई कैसे में होगी, ऊपर साइड होगी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की वैल्यू काय में रहती है, प्लस में रहती है, नीचे की वैल्यू काय में रहती है, माइनस में, है ना। तो ये तो प्लस में ही रहेगी। जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊपर साइड है इसलिए प्लस में रहेगी। बाकी की फोकस दूरी माइनस में रहेगी, वस्तु तक की दूरी माइनस में रहेगी, और जब प्रतिबिंब तक की दूरी आएगी ना, वो भी माइनस में आएगी। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा प्लस माइनस लगाने के साथ साथ पहला स्टेप पूरा हो गया। ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। हमने क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लिया और प्लस माइनस से उसकी चिन्ह परिपाटी से वैल्यू निकाल ली कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1/f = 1/b
1 अपॉन प्लस बी 1 अपॉन यू। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू कितनी है? 18 -18। क्या हुआ? अरे -18 v की वैल्यू फाइंड करना है। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -27। -27। अब क्या करेंगे हम? इसका पक्षांतर कर लेंगे। भैया हाँ, ये बता दीजिए 7 में प्लस कहाँ से लग गया? 7 में प्लस कहाँ से लग गया? क्योंकि 7 जो है वो हाँ। वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई कैसी हाँ, होती है हाँ। लक्ष्मी? वस्तु ऐसी रखी हुई है ना ऊपर। प्लस में। हाँ हाँ चिन्ह परिपाटी के साथ हमने देखा था इस साइड की वैल्यू प्लस में, इस साइड की वैल्यू माइनस में, ऊपर की वैल्यू प्लस में, याद हो तो, हाँ है ना? तो ये वस्तु की लंबाई ऊपर वाली वैल्यू है, इसलिए प्लस में आ रही है ऊपर की तरफ। और प्रतिबिंब नीचे बनेगा ना, तो नीचे वाली वैल्यू देखना वो माइनस में आएगी। अपना आंसर देखेंगे, माइनस अपन में आएगी। मैच करेंगे तब देखना माइनस में आएगी। तो ये -18 हो गया। -27 इस साइड जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा 1 अपॉन 27। और v की वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? 18 का पहाड़ आता है किसी को? कितना आता है? हाँ भैया। आता है भैया। आता है। 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 54, 27 दूनी भी कितना होता है? 54 होता है ना? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 18 का भाग देंगे तो 18 तिया 54, माइनस का कितना आ जाएगा? 3 -3 प्लस 27 दूनी 54, 2 एकम 2 प्लस का 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। माइनस का 3 प्लस का 2, आंसर कितना आएगा? -1 -1 54, माइनस का 1/54, 1 अपॉन बी। ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 अपॉन बी नहीं चाहिए अपन को, तो बी चाहिए। तो v क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। जैसे ही ऊपर लिखेंगे तो ये 54 भी ऊपर चला जाएगा, इसलिए कहाँ v कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ये आ गई आपकी काय की वैल्यू, v की वैल्यू आ गई -54। यहाँ पर -54 सेंटीमीटर लगाना बहुत जरूरी है, बिना सेंटीमीटर काम नहीं चलेगा, है ना? सेंटीमीटर के नंबर कटते नहीं। तो ये आ गया कितना? सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हमसे पूछा हुआ है आवर्धन। कि हाँ आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या? अब तो हमको h डैश और h दिया हुआ है ना? तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस बार h डैश अपॉन। अच्छा, इसी का एक और फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। ये एच डैश के निकल गया, ये बी एच डैश है। नहीं बी है वो एच डैश है। नहीं सुनो लक्ष्मी, इधर से सॉल्व करने के अब 2 तरीके हैं। हमसे जो पूछा हुआ दोनों है, फॉर्मूले लगेंगे। हाँ हाँ सुनो मेरी बात सुनो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है भैया आप h डैश ज्ञात करो। v तो हमने फाइंड कर लिया, h डैश फाइंड करना है। तो h डैश फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो हम आवर्धन निकाल लें। आवर्धन निकालेंगे तो आवर्धन के लिए हमको वैल्यू पता ही नहीं है आवर्धन की कितनी है, तो 2 वैल्यू अन्य हो जाएगी। हमें ना h डैश पता है ना आवर्धन पता है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू लिख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पूरा फॉर्मूला लेंगे। आवाज रुक रही है। नेट मेरा स्लो चल रहा है, इसके कारण से। हम ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, पूरे फॉर्मूले का हम इतना हिस्सा लेंगे। देखो हम इतना हिस्सा लेंगे ना, तो हमारी जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं इतना हिस्सा लूं, केवल m वाले को भूल जाऊं, केवल इतने हिस्से को लूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है। h डैश हमको फाइंड करना है, तो हमने h डैश ऐसे चीज लिख लिया। h डैश हमको नहीं ज्ञात है तो हमने h डैश लिख लिया, ठीक। डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है? देखो h की वैल्यू दी हुई है हमें। h की वैल्यू कितनी हुई है? 7 प्लस का 7। तो h की वैल्यू हमने पुट कर दी 7 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई? ये माइनस तो इसका लगाया मैंने। v की वैल्यू कितनी आई? -54। तो एक और माइनस का 54 लगाना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला माइनस का लगाया मैंने फॉर्मूले का। और v की वैल्यू कितनी आ रही? -54। और u की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? देखो ध्यान से, -27। तो ये -27 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अभी बचा हुआ रहेगा। तो क्या करूंगा मैं? h डैश अपॉन 7 इक्वल्स टू 27 दूनी 54 माइनस का 2। अब ये 7 क्या हो जाएगा? इसके तिर्यक गुणा हो जाएगा 7 का, है ना? h डैश की वैल्यू कितनी आएगी? h डैश की वैल्यू आएगी 2 गुणित 7 का 14 टू के नीचे 1 14 सेंटीमीटर।
दिख नहीं रहा क्या? ये 2 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा ना? हाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। कौन प्रिंस बोल रहा है? 2 के नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अपन आपको त्रिया गुणा आता है यदि, तो जरूरत नहीं है उसको दिखाने की, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, वो भी सही होगा, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। हाँ है ना? ठीक है। ये एच डैश की वैल्यू आ गई कितनी? -14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें फिर से आवर्धन में निकालना पड़ेगा। अब m की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, है ना, इसके फॉर्मूले से। तो हम क्या करेंगे, अब m की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो कितनी सारी चीजें पूछी हैं, एक से एक जुड़ी हुई हैं, एक पता चलेगी हम जब दूसरे निकाल पाएंगे। तो h डैश अपॉन h डैश की वैल्यू कितनी है? -14, तो -14 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है? 7, ऊपर दी हुई थी प्लस में 7। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7 दूनी 14, माइनस का 2। ये दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर के बाद आपकी मैथ्स शुरू हो जाती है। इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इधर के बाद जो है वो आपकी मैथ्स शुरू हो जाती है। आपको जैसा सॉल्व करना है, यहाँ से मैथ सॉल्व हो जाती है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको निकालना क्या है? आपको 2 चीजें निकालना है, एक तो m निकालना है और h डैश निकालना है। आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, आपके ऊपर है वो, है ना। तो हमसे जो जो चीजें पूछी थी हमने सब निकाल ली। तो देखो, हमसे सबसे पहले पूछा था कि v प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, वो बताओ कि हम पर्दे को कितनी दूरी पर रखें कि हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए स्पष्ट। तो मतलब v की वैल्यू हमसे फाइंड करने को पूछी थी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -54, -54। फिर उसके बाद बोला कि बताओ वस्तु की साइज कितना होगा। साइज कितना होगा मतलब वस्तु कितनी बड़ी है, सॉरी वस्तु तो 7 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा। प्रतिबिंब के आकार पूछा था हमने, प्रतिबिंब की लंबाई पूछी थी, तो वो हमने निकाल ली -14 सेंटीमीटर। बताओ कितना बड़ा है, कितना साइज कितना है उसका। तो हम बोलेंगे भैया देखो, जो वस्तु थी वो 7 सेंटीमीटर की थी और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 14 सेंटीमीटर का बन रहा है। मतलब कितना? प्रतिबिंब दुगना बन रहा है। प्रतिबिंब कितना बन रहा है? दुगना बड़ा बन रहा है। तो हम आवर्धन से पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? दुगना बड़ा बनेगा। अच्छा, आवर्धन के बाद हम क्या प्रकृति भी बता सकते हैं? आवर्धन का है माइनस में। जब आवर्धन माइनस में आता है, m की वैल्यू माइनस में होती है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। बिल्कुल वास्तविक होता है। तो वही हमने लिख दिया, क्या जब प्रतिबिंब माइनस में आ गया तो वास्तविक आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। एक बार हम मैच करते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो देखो, इन्होंने ये वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद दर्पण सूत्र में जो आंसर आया, v की वैल्यू आई कितनी? -54 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद प्रतिबिंब के सामने दर्पण कितनी दूरी पे बन रहा होगा? 54 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और उसका साइज कितना होगा? उन्होंने आवर्धन के फॉर्मूले से वैल्यू पुट करी, तो उसका साइज कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर, जो कि अपना भी सेम आया मैंने है। धोखे से 5 रख दिया। धोखे से 5 रख दिया? 5 रख दिया धोखे से। क्यों 5 हाँ, रखा? प्रतिबिंब के साइज के नीचे है ना। प्रतिबिंब के साइज के नीचे? हमने अपन ने नहीं रखा, उनने रखा जो मतलब जिसमें वो आप देख रहे थे। नहीं सही तो करा उन्होंने। उनका 54 आ रहा है सिर्फ। उन्होंने देख। हाँ तो अपना भी तो 54 अरे आंसर तो सही है, धोखे से इधर। हाँ आंसर सही है। प्रतिबिंब के साइज, हाँ ये यहाँ 5 रख दिया गलती से। 5 लिखा है। 5 रख सही दिया। है। फिर उसके बाद उन्होंने 7 रखा, अगली स्टेप में गलती कर दी उन्होंने। ठीक है, सही बोल रही है वो। खैर जान, देखो इतनी बड़ी बड़ी साइटें गलती कर रही हैं, तो अपने से भी गलती हो ही जाती है कॉमन। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया ये था आपका आज का लेसन कि हम दर्पण सूत्र का जो है वो यूज कैसे करते हैं। दर्पण सूत्र का ये उसका यूज करते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा कि कैसे दर्पण का सूत्र का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।